ओके, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आवाज़ ठीक आ रही है तो प्लीज़ एक कंफर्मेशन मैसेज दे दें। और अभी तक लोगों ने जॉइन क्यों नहीं किया? ठीक है, सो रहे हैं सारे अभी तक। तुम लोग उठ गए तो ओके लिख के भेजो, अटेंडेंस दे दो ओके लिख के सारे। नवीरा, राफ़े, साद, सारिम, हरीम, हमज़ा। आवाज़ आ रही है? एक कंफर्मेशन प्रेज़ेंस मार्क कर दें अपनी ओके लिख के। अरीबा जी, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं यार। हमें 1 मिनट रुकिए। ओके, तो बेसिकली हमने कितना कर लिया था अभी तक वो हम देख रहे हैं, और जो रह गया उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा यार, ये मैं बता दूं आपको, मैं ये जो वीक है ना आपका, काफी इंपॉर्टेंट वीक है विद रिस्पेक्ट टू with respect to your A level economics exam. This week is very 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 crucial. करना क्या आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है आपका। इस वीक के एंड तक वी विल बी डन विद योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। वी विल बी डन विद योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। किस तरीके से उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। हम बेसिकली हम कहाँ पे थे, वहां से शुरू करेंगे। एक सेकेंड, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, पीपीसी में हम थे, और आपने करना क्या इस लिहाज से आपको बता देता हूँ। जी, पीपीसी हमने किया था। पीपीसी हमने किया था, शुरू किया था, और पीपीसी हम खत्म करेंगे आज, और हम बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को खत्म कर लेंगे इस वीक के एंड तक। और इस वीक के एंड तक आपने सब कुछ रिवाइज कर लेना। मैं आपको ना आपका रीडिंग असाइनमेंट देता हूँ फॉर द वीक। शुरू में इससे कर रहा हूँ, रीडिंग असाइनमेंट फॉर द वीक से, और ये आपने पूरा करना है, ठीक है। अब ना इसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा वाइवा के थ्रू। वाइवा आपको पता होगा क्या होता है। वाइवा होता है 1-on-1 सेशन, जिसमें मुझे पूछने आपसे सवाल। अब आपका जो जितने भी क्विज होंगे ना ऑनलाइन, वो वाइवा होंगे। बाकी लिख लिया आपने जितना लिखना था आपने मिड टर्म में, और आगे आपके मार्क्स जो आ सकते थे, ठीक है। अब हमें जो करना है वो करना है। पहले तो रीडिंग असाइनमेंट से हम शुरू करेंगे। मैं बता देता हूँ ये है क्या। दिस इज द असाइनमेंट फॉर होल वीक, फॉर द वीक। ये रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्रूशियल है। ये अगर आपने सही से कर ली, दिल लगा के इसको ऐसे पढ़ा के कि यही सब कुछ है आपके लिए, तो मैं यकीन माने कि आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड विद बाय द एंड ऑफ दिस वीक वी विल बी डन विद ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम माइक्रो के पॉसिबल्स देखते रहेंगे और मैक्रो करते रहेंगे। दिस इज आवर रोड मैप फ्रॉम नाउ ऑन। उसके लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर अभी तक आपको बेसिक्स में मसला है तो आप क्लास छोड़ के मत जाए। अभी अभी आप रुक जाए, आप कभी भी कर सकते हैं। गिवन कि आपने रीडिंग असाइनमेंट कर लिया, अब वो आप कैसे करेंगे आपको बताया था। रीडिंग असाइनमेंट क्या है मैं उसको जरा लिखवा देता हूँ। इसे कॉपी कर ले पहले कॉपी दिस, देन विल मूव ऑन फ्रॉम द बुक स्टैनलेक। स्टैनलेक से हमें पढ़ना है, स्टैनलेक इकोनॉमिक्स। टॉपिक्स जो है ना आपके, टॉपिक्स वो मैं यूनिट के हिसाब से बोल रहा हूँ। आपने जो पढ़ने हैं द वो क्या पढ़ना है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। टोटल जो अपने माइक्रो में पढ़ना है दैट इज यूनिट 1 till 11। ये तो लगातार 1 से शुरू करना है, 11 तक पहुंच जाना है, सारे पढ़ने। या 2-3-4 पेजेस के यूनिट है, ये कोई टेंशन नहीं है। मैं पूरे हफ्ते का आपको सिलेबस दे रहा हूँ। ये कैसे डिवाइड करना है हफ्ते में आपने आपने देखना है, लेकिन दिस इज योर माइक्रो इकोनॉमिक सिलेबस। उसके बाद यूनिट 24 एंड 25, कितने 11 + 2 13। और ये जो सारे हैं, ये सारे क्या है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये सारे जो हैं, सारे के सारे बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं। ये आपको आते हैं, इसमें डिमांड सप्लाई इलास्टिसिटी मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम सब कुछ आ जाएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स वो सब कुछ आ जाएगा जो आपको आना चाहिए। तो स्टार्ट कर लें, आज से स्टार्ट कर लें प्लीज। स्टैनली आपके पास होनी चाहिए अब तक, तो अगर नहीं है तो आप बहुत गलत बात है। होना चाहिए, नहीं है तो उसको अरेंज करें कुछ भी करके। दिस इज योर रीडिंग असाइनमेंट फॉर द होल वीक। बाय द एंड ऑफ दिस वीक दिस इज योर माइक्रो। इसको कॉपी कर लें। दिस इज द रीडिंग यू मस्ट डू रीडिंग फॉर योर माइक्रो। अगर आपने ये रीडिंग कर ली ना, और आपको अगर समझ में आ रही है रीडिंग, अगर आपको ये बुक पढ़ते हुए लगे कि यार मुझे समझ में आ रहा है, तो आप ये समझ लें कि आपको इकोनॉमिक्स आ रही है। ये समझ में आ रहे हैं ना अगर बुक, और मेरी जो बातें तो ऑब्वियसली समझ में आती हैं कि आप बहुत सारे लाते हो कि बोलते हैं, जवाब भी देते हैं।
तो देन यू आर ऑल सेट फॉर पास पेपर्स। उसके बाद सिर्फ हम पास पेपर देखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? कैन यू डू दिस ओवर दिस वीक? हाँ, इसमें कुछ ऐसे बहुत माइनर माइनर टॉपिक आएंगे बीच में जो कि आपको लगेगा यार सिलेबस में नहीं है। उसका एक जनरल रूल मैं बता देता हूँ, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते वो चीज जो सिलेबस में नहीं है, तो उसका तरीका ये है कि आपने मेरी क्लासेस अटेंड की हो, जो कि मैंने ना पढ़ाया हो, जो कि मैंने ना पढ़ाया हो, वो उसको आपने नहीं पढ़ना। अगर अच्छा, एक मिनट वेट करो, एक मिनट वेट करो, रुको। ओके देन, ओके 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 ओके। सो व्हाट वी आर सेइंग, वी आर सेइंग कि आपका एक रीडिंग असाइनमेंट है व्हिच यू मस्ट 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 डू टिल द एंड ऑफ दिस वीक। रीडिंग असाइनमेंट दोबारा दिखा देता हूँ क्या है एग्जैक्टली। आपको करना क्या है, यू हैव टू रीड यूनिट 1 till 11 and 24 25। अच्छा, इसमें बेसिक कुछ छोटी मोटी चीजें आपको दिखेंगी यार ये सर ने पढ़ाया नहीं है, उसका रीजन ये सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर वो आप पढ़ लेना तो आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा, और आपको उल्टा फायदा होगा, इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। Reading more, there is nothing like reading more in economics. Read as much as you can, read from different books. So ये जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। तो ये reading more than the syllabus is a myth. Everything is in the syllabus. ठीक है, कैम्ब्रिज वालों को शौक है, वो कभी कभार ऐसी चीजें दे देते हैं कभी कभार इकोनॉमिक्स में भी, जो कि आपको लगता है कि बुक से ताल्लुक ही नहीं है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आती है। वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए यू हैव टू रीड। ठीक है, उसका और कोई अदर वे आउट नहीं है। तो पहले तो मैं इस चीज को स्टैब्लिश कर दूं कि ये आपने पढ़ के आना है बाय द एंड ऑफ दिस वीक। अगर ये चीज समझ में आ गई तो ओके लिख के भेज दे, कोई कंफ्यूजन है पूछ ले। ऑब्वियसली रीडिंग में किसी भी पार्ट में किसी भी एक लाइन का भी मतलब समझ में ना आया, उसकी पिक्चर ले ग्रुप पे भेज दे, पूछे सर इसका क्या मतलब है, मैं जवाब दूंगा आपको, मैं समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपने खुद है, वो मैं नहीं पढ़ सकता आपके लिए। तो रीडिंग तो आपको खुद करनी पड़ेगी। ये रीडिंग असाइनमेंट समझ में आ गया, ये हो जाएगा। ठीक, ओके लिख के भेजना प्लीज। और इसका एक स्क्रीनशॉट ना लेके यार अहमद ग्रुप पे भेज दो। सर जी मैंने आप, व्हाट्सएप पे भेज दिया लिख के। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और बाकी लोग भी ओके लिख के भेज दें प्लीज, अगर समझ में आ गया। ये बुक अच्छी है, बेसिक से स्टार्ट करें, समझ में आएगा, पढ़ना शुरू करें इसको। ठीक हो गया, ओके ठीक है। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ गया तो मैं जरा पीपीसी का आपको बता दूं करना क्या। ये हमने किया था पीपीसी का, और एक ये होमवर्क असाइनमेंट भी दिया था, तो कुछ लोगों ने सबमिट भी करा दिया था कि हाउ डू द पीपीसी रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्कार्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तीन चीजों की बात होती है, स्कार्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, तो हम क्या करेंगे अब, स्कार्सिटी, चॉइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लिंक करेंगे और इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बेसिकली मैं जरा सा ना जो आपको बेसिक इकोनॉमिक्स थी पीपीसी की, वो रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपका जो दिमाग अगर वहां तक नहीं जा रहा है तो मैं याद आ जाए। ये हम कर चुके हैं डिटेल में, इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं वापस। मैं जरा सा इसका क्विक ओवरव्यू कराऊंगा ताकि हम आगे बढ़ सके। तो दिस वाज योर बेसिक पीपीसी। ठीक हो गया। पीपीसी क्या शो करता है, ये शो करता है कि अगर हम सिर्फ दो गुड्स बनाए एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई को हमने यहाँ पे, अगर आपको याद हो एग्जांपल में कॉटन और राइस कर दिया था, सो कॉटन एंड दिस वाज राइस। अगर हम दो गुड बनाए सिर्फ, ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ ईच गुड वी कैन प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल इसको हम 2K बना सकते हैं, 2000 यूनिट्स। ठीक है, या इसको कर लेते, चलो 2500 कर लेते हैं, 2500 कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल इफ वी प्रोड्यूस राइस ओनली, तो द मैक्सिमम वी कैन प्रोड्यूस could be 5000 राइस।
अरे 5000 क्या है, 5000 किलो टन कुछ भी हो सकता है, ठीक हो गया, जैसे हमने बात की थी। तो ये तो हो गया कॉटन और ये हो गया राइस, यहाँ तक कोई मसला, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद when we know कि this is the maximum of both we can produce, not both, हमने ये कहा था we'll be at one particular point of the production possibility curve. तो for example we are on point A का मतलब क्या होगा, we will be producing 2000 units of cotton and 2500 units of rice for example, ठीक हो गया। अच्छा अगर हमने अपनी सारी रिसोर्सेस, अगर हमने अपनी सारी रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का मतलब क्या, फिर से याद दिला दूं, रिसोर्सेस का मतलब है द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। What if we use all our resources to produce cotton only? Sorry, class ago. What if we use all our resources to produce cotton only? What is the maximum cotton we can produce? जल्दी से आंसर दो। What if we use all our resources, all the factors of production, all labor, all capital, all land, सब मिला जुला के अगर हमने बोला कि भाई कॉटन बनाना है, तो what is the maximum cotton we can produce? सिर्फ कॉटन बनेगा पूरी इकोनॉमी में, और कुछ नहीं बनेगा। 2500, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये है ना, ठीक है। और अगर हमने सारी रिसोर्सेज को यूज करके सिर्फ राइस बनाया, तो राइस कितना बनेगा, जल्दी से हमसे राइस कितना बनेगा, 5000, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि आप एक गुड नहीं बनाते, आप क्या करते हैं, यू चूज अ कॉम्बिनेशन। जब भी हमने पीपीसी को डिफाइन इस तरीके से किया था, पीपीसी क्या करता है, पीपीसी शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का वर्ड इंपॉर्टेंट है। PPC shows different combinations of two goods, क्योंकि दो ही गुड दिखा सकते हैं आप x और y एक्सिस पे, एक x एक्सिस पे एक y एक्सिस पे। तो PPC shows the combination of two different goods an economy can produce, एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है यूजिंग ऑल इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज, सारी रिसोर्सेज को यूज कर दें। तो व्हाट इज द मैक्सिमम यू कैन प्रोड्यूस इफ यू यूज ऑल दीज रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस टू गुड्स ओनली, व्हाट इज द मैक्सिमम यू कैन प्रोड्यूस, वो पीपीसी शो कर रहा है आपको। मतलब ये एक तरीके से आपकी हद दिखा रहा है, आप व्हाट इज द लिमिट ऑफ प्रोडक्शन वो दिखा रहा है ये, ठीक हो गया। लिमिट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है वो उसने दिखा दिया, दिस इज द लिमिट। लिमिट से मुराद किया, वैसे तो हम अज्यूम करना चाहते हैं कि देयर इज नो लिमिट एंड वी कैन प्रोड्यूस एज मच एज वी वांट, बट हाउएवर दिस डज नॉट हैपन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि हम चाह रहे हैं कि अगर हम इतने यूनिट्स बनाए जो कि यहाँ पे लाई करता है, which for example is 250 of this and 4000 of this, ये हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमारे पास इतना लेबर ही नहीं है, इतना कैपिटल ही नहीं है, सही है ना। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, इतना लैंड ही नहीं है, इतना एंटरप्रेन्योर नहीं है। यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज दिस इज द मैक्सिमम वी कैन प्रोड्यूस, और वी कैन प्रोड्यूस इट। अच्छा नॉर्मली होता क्या है, क्या अगर आपने आपसे पूछे, तो क्या आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, जो आप जितना प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके इसके हिसाब से प्रोड्यूस कर रहे हैं, आर यू एज प्रोडक्टिव एज यू कैन बी, आर यू एज प्रोडक्टिव एज यू कैन बी, वेल नोबडी इज नॉर्मली, नोबडी इज, सही है ना, वी कांट बी, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, हमारे मसले होते हैं, हमें जिंदा भी रहना है, हमें बहुत चीजें करनी है, आराम भी करना है, ठीक है। तो जनरली वी डू नॉट फॉल ऑन द कर्व, वी produce somewhere inside the curve at point B for example, this would be assuming give you no units, ठीक है। अगर हम सारे रिसोर्सेज को यूज कर लें तो हम कहीं ना कहीं लाई करेंगे ऑन द कर्व A, C and E for example are the most efficient points, because यहाँ पे सब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रही है, 9 to 5 हर बंदा काम कर रहा है, कोई लेबर अनएम्प्लॉयड नहीं है, सारा लैंड यूज हो रहा है, सारी रिसोर्सेज यूज हो रही हैं, ऑल कैपिटल इज इन्वेस्टेड प्रॉपर्ली, सही है। तब आप कहाँ पे होंगे, ऑन द कर्व। हाउएवर दिस इज नॉर्मली नॉट ट्रू, तो नॉर्मली ऑल इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड आर समवेयर इनसाइड द कर्व एट पॉइंट बी या पॉइंट डी फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके लिए हमने जनरल रूल ऑफ थंब बनाए थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। हमने क्या बोला था, पहले तो ये है, इसको देख लें डायग्राम को, पॉइंट्स ऑन द कर्व शो फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑन द कर्व शो फुल एम्प्लॉयमेंट, सही है। ऑन द कर्व क्या क्या है, ये है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट ए है, पॉइंट डी है, ऑल दीज पॉइंट्स व्हिच आर ऑन द कर्व आर शोइंग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। ऑल पॉइंटेड लाई आउटसाइड द कर्व
इसको हमने क्या बोला, आउटसाइड द कर्व आर नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस, ये आप बना ही नहीं सकते, आप कुछ भी कर लें, बिकॉज दिस इज आउटसाइड योर कैपेसिटी। आपसे बोलूं यार कि आप दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं एट बेस्ट, अगर आप सोए भी नहीं 24 घंटे, ठीक है ना, 24 घंटे में देयर इज एनी समथिंग यू कैन प्रोड्यूस। अब बोलूं नहीं आपने एक दिन में मुझे 50 घंटे का काम करके देना, आप नहीं कर सकते, नो वन कैन, ठीक है ना, देयर इज अ लिमिट टू व्हाट वी कैन डू। और इसीलिए देयर आर सर्टेन आउटपुट लेवल्स व्हिच वी कैन नॉट प्रोड्यूस, ठीक है ना, इसको हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली देयर आर सर्टेन आउटपुट लेवल्स जो कि हम प्रोड्यूस कर तो सकते हैं, जी एंड एच फॉर एग्जांपल, बट they do not represent our productive capacity. Points inside the curve show unemployment, क्योंकि ये आप, इसका मतलब ये है कि अगर जी और एच पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सारे फैक्टर्स यूज नहीं हो रहे, सारे फैक्टर्स यूज नहीं हो रहे, और कुछ फैक्टर्स जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो मतलब कि जैसा कि हमने बोला कि ऑल इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड जनरली आर इनसाइड द कर्व, इसका मतलब ये है कि वी आर सीइंग कि देयर मस्ट बी अनएम्प्लॉयमेंट इन ऑल कंट्रीज, और दिस इज ट्रू इवन इन कंट्रीज लाइक यूके और यूएसए, अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल्स, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, पाकिस्तान का तो खैर आपको हाल मुझसे बेहतर पता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट तो हर जगह है, और उसका रीजन ये है कि नन ऑफ द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग ऑन द कर्व, ठीक है। However, every economy tries to be as close to the curve as possible, because जितना कर्व के करीब जाएंगे आप, उतना ज्यादा आप लोगों को एम्प्लॉय करते रहेंगे, उतना ज्यादा चीजें एम्प्लॉय होंगी, सही है ना। तो इसको हम एक रूल बना लेते हैं, क्लोजर टू द कर्व आप जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जितना ज्यादा क्लोजर जाएंगे कर्व के, जितना करीब जाते रहेंगे कर्व के, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहेगी। सिमिलरली जितना आप क्लोज जाते रहेंगे ऑरिजिन से, क्लोजर टू द ऑरिजिन या फार्दर अवे फ्रॉम द कर्व, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक हो गया, तो ये है बेसिकली समझने वाली बात। ओके, ये हमने देखी थी, और जरा सा बस रिमाइंड करा दूं मैं आपको कि जो आपको सवाल दिया गया था, जो कुछ लोगों ने करके भेज दिया था, सही है ना, ये सब लिखा हुआ है आपके पास, इसको भी देख लो। इफ यू आर ऑन द कर्व वी इनकर, अच्छा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आ रहा हूँ, इस सवाल पे मैं आ रहा हूँ, इस सवाल का जवाब मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि हमने किया हुआ ये ऑलरेडी, ठीक है, और इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोडेड है, लेकिन मैं क्योंकि आगे बढ़ना चाह रहा हूँ तो इट इज़ वेरी क्रूशियल कि आपको ये चीज़ें यहाँ तक आती हों, ठीक है। इस सवाल का जवाब पूरा ये समझाया हुआ है मैंने, और आपने अगर कर लिया हो तो क्या ही बात है, ठीक है। ओके, तो हाउ डज द पीपीसी रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हमने देखना है। तीन कॉन्सेप्ट हैं जिसको हमने बेसिक इकोनॉमिक्स में शुरू किया था, स्कार्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन तीनों को हाउ डज द पीपीसी रिप्रेजेंट, पीपीसी एक जो डब्बा सा बनाया हुआ हमने, इन तीन चीजों को कैसे शो कर सकता है, कैसे शो कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। यहाँ तक फॉलो करने तो ओके लिख के भेज दे, कोई कन्फ्यूजन है पूछ ले। आवाज आ रही है, थोड़ा जज्बाती हो गया तो मैं, समझ में आ रही है बात, ओके लिख के भेजना अगर समझ में आ रही है। जी ठीक है, थैंक यू, ओके सही है, ठीक है, 2 मिनट वेट करेंगे, हम शुरू कर रहे हैं, 2 मिनट। ओके, मूविंग ऑन, ठीक है, अगर हमें ये सब समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सीन ये है क्या, ठीक है, ऑन द कर्व हो गया, हाउ डज पीपीसी रिप्रेजेंट्स दीस कॉन्सेप्ट्स, इन कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देख लेते हैं। स्कार्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये एक मैंने बेसिक आपको बताई है बहुत बार, मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये बेसिक है हमारी बिल्कुल इकोनॉमिक्स की।
स्कार्सिटी का मतलब आपको पता है, सही है, इसमें और नहीं जाऊंगा। सही, स्कार्सिटी यू नो दिस, यू नो द लिमिटेडनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग। स्कार्सिटी ऑलवेज लीड्स टू, because things are scarce, you will have to choose. So you cannot choose everything, you will have to make a choice. हमने कहा था scarcity leads to choice. Scarcity will always and always lead to choice, and choice in turn definitely leads to opportunity cost, because whenever you choose one thing and not the other thing becomes your opportunity cost. ठीक है ना, we know the definition, we know the meaning, we know the connection. ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब सवाल ये है कि भाई we know that scarcity leads to choice and choice leads to opportunity cost. तो मसला ये है कि पीपीसी कैसे रिप्रेजेंट करता है इस पूरी चेन को। पीपीसी कैसे रिप्रेजेंट करता है पूरी चेन को? तो पीपीसी ऐसे रिप्रेजेंट करता है, सिंपली स्कार्सिटी शो करनी है पीपीसी को, तो कैसे शो करेगा? ऑल पॉइंट्स दैट लाई आउटसाइड द कर्व, ऑल पॉइंट्स दैट लाई आउटसाइड द कर्व, कर्व के बाहर जितने पॉइंट आउट लाई करते हैं वो सब क्या है? वो सब शो कर रहे हैं स्कार्सिटी ना, वो आपको दिखा रहे हैं कि आपकी लिमिट क्या है, यू कैन नॉट प्रोड्यूस दिस, औकात से बाहर नहीं जा सकते आप। ठीक है, तो वो बता रहे कि भाई स्कार्सिटी है, ठीक है, इट इज रियल, इट एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है? तो ऑल पॉइंट्स आउटसाइड द कर्व रिप्रेजेंट स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। दे टेल यू ऑलवेज कि भाई यू कैन नॉट प्रोड्यूस दिस, व्हेन यू कैन नॉट, बिकॉज व्हाई यू कैन नॉट, क्योंकि अगर आप सब कुछ भी कर लें, ठीक है ना, सब कुछ कर लें तो भी आप एक लिमिट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। मतलब अगर आप बोले यार एक फैक्ट्री है, वो अभी 4000 यूनिट बनाती है दिन में, आपने बहुत जान मार ली और वो सब लेबर को आपने ओवर टाइम भी काम करवा लिया, वो 4000 की जगह 10,000 यूनिट बना रही है, वेरी गुड। मैं बोलूँ नहीं 10 लाख बनाने, नहीं बना सकते, देयर इज अ लिमिट ना, देयर इज अ लिमिट टू व्हाट यू कैन प्रोड्यूस। ठीक है, अनलेस 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 क्या हो जाएगा उसको हम जरा बात करते हैं। अगर वो 4000 को 10 लाख बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी तक जरा वेट करें इस क्वेश्चन पे। तो वी नो स्कार्सिटी क्या है, स्कार्सिटी समझ में आ गई। चॉइस, कोई जल्दी से बता सकता है कि यार चॉइस कैसे रिप्रेजेंट होती है पीपीसी पे? हाउ डू वी रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस ऑन अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? ऑडियो में बोल लें तो आई विल अप्रिशिएट दिस, वरना आपकी मर्जी है। सर जी 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 सर इस पर डिफरेंट अटेनेबल पॉइंट्स शो हो रहे होते हैं पीपीसी पर, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। इस वजह से चॉइस शो होती है। बहुत आला, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। पीपीसी पे बहुत सारे अटेनेबल पॉइंट्स छोड़ दो, अटेनेबल का वर्ड आपने बहुत अच्छा यूज किया, बिकॉज ऑल पॉइंट्स दैट लाई ऑन द कर्व, वो तो हमें दिख रहा है यार कि अगर हम सारी कुवत लगा ले तो हम वी कैन प्रोड्यूस दिस, तो इन थ्योरी इवन दिस इज अटेनेबल, यस। हाउएवर all the points that lie in the curve, these are also attainable। ये तो ज्यादा अटेनेबल है ना, बिकॉज इसके लिए तो आपको एम्प्लॉयमेंट पूरी करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। चॉइस क्यों? बिकॉज इकोनॉमी विल ऑब्वियसली चूज वन ऑफ दीस पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते ना, यू विल हैव टू चूज वन कॉम्बिनेशन, क्या कितना एक्स और कितना वाई बनाए, कितना राइस और कितना कॉटन बनाए, कितना बटर और कितना ब्रेड बनाए, यू हैव टू चूज वन कॉम्बिनेशन। सही है ना, एक कॉम्बिनेशन आप चूज करेंगे, बाकी आप नहीं कर सकते, और यू हैव टू चूज वन कॉम्बिनेशन फ्रॉम इनफाइनाइट ऑप्शंस। यू हैव इनफाइनाइट ऑप्शंस, आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है यार, मैं ये बनाऊं वो बनाऊं ये बनाऊं, मतलब इन थ्योरी यू हैव इनफाइनाइट ऑप्शंस and you will choose only one, because obviously you cannot produce all the options, that would not make sense। ठीक है, इसको और ये हमने लिखा भी है यहाँ पे, जैसा हम जब इसका आंसर की बात कर रहे थे, आई थिंक ये पीछे था, आगे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, ये था choice। PBC demonstrates choice by showing the different attainable points। सही है ना, on the curve and inside the curve। सही है, इसको कॉपी किया हुआ आपने तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लेंगे, यही आपका पीपीसी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंड इवेंचुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ज्यादा समझना जरा जरूरी होता है। किसी को याद है हाउ डज पीपीसी शो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कोई बता सकता है? ऑडियो बताएं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत भी याद है तो बता दें।
सर क्योंकि चॉइस होती है तो एक चीज चूज करते हैं तो दूसरी चीज छोड़नी पड़ती है, तो इस वजह से बिल्कुल ठीक अपॉर्चुनिटी है, कॉस्ट दूसरी चीज हो जाती है। बिल्कुल सही है। अच्छा बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है। व्हेन वी चूज वन थिंग, द अदर ऑप्शंस विल बिकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। अच्छा लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की ना डेफिनेशन बड़ी सख्त थी ना, क्योंकि ये नहीं होगा कि अगर मैंने इस केस में फॉर एग्जांपल मैंने पॉइंट जी सेलेक्ट कर लिया तो ये बाकी सारे पॉइंट मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गए, नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। अगर मैंने जी सेलेक्ट किया तो बाकी सब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बनेंगे, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन है द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, व्हाट वाज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, वो समझने के लिए हमें जरा सा फॉर एग्जांपल एक तो इसको देखना होगा, व्हेनेवर वी मूव ऑन द कर्व। तो अगर मैं पॉइंट ए पे था, ए का मतलब है कि मैं 250 इसके बना रहा था और 200 इसके बना रहा था। ठीक है, तो आई वाज प्रोड्यूसिंग 250 ऑफ एक्स एंड इसको कॉटन है 250 कॉटन, 250 बोरियां कॉटन की, 200 बोरियां राइस की। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि यार नहीं, डिमांड फॉर कॉटन इज इंक्रीज पूरी इकोनॉमी के अंदर। हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, किसी एक फर्म की बात नहीं कर रहे। तो अब वी नीड टू प्रोड्यूस मोर कॉटन एंड वी डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 150 मोर यूनिट्स ऑफ कॉटन। तो हमने यहाँ से यहाँ चले गए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे। व्हाट वाज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिसीजन, तो बता सकते हैं व्हाट वाज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 150 मोर कॉटन? 50 राइस हो गए ना, 50 है, कितना है, 20 है ना? 20 राइस। हाँ 200 20 से राइस। 150 ना। नहीं 180 है, 180 है, तो जरा मैं 180 कर देता हूँ। ओके 180 ठीक है, 20 लिखा है ना यहाँ पे। ओके साफ कर लेते, रुको। ओके तो 20 राइस होगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। अगर 150 होता तो 50 राइस होता, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, थोड़ी बहुत मैथ भी सीख रहे होगे तुम लोग साथ साथ, ट्रायंगल स्क्वायर। हाँ अच्छा, तो थोड़ा बहुत हमें एक मल्टी डायमेंशनल स्टडी हो रही है हमारी ऑनलाइन ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताओ कि अगर आपको ये समझ में आ गया, एक तो ये बड़ा अच्छा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकर कब होती है, इसके मैंने दो तरीके बताए थे, ये जैसा कि यहाँ पे लिखा था, जो आपने द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 150 more units of cotton is 20 units of rice, यही लिखा ना हमने। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, इसको पूरा इसी तरीके से लिखोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ। ये टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ में आया तुम लोग, लिखना नहीं आता उसका रीजन ये तुमने पढ़ा नहीं है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि लिखना कैसे। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट of producing 150 more units of cotton is 20 units of rice. The opportunity cost of producing 150 more units of cotton is 20 units of rice. ठीक है ना, ये आप बोलेंगे, आप एडिशन की बात करेंगे। ओके अच्छा, इसके अलावा बस एक चीज और, फिर हमारा बेसिक रिवीजन जो पूरा हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। जो मैंने यहाँ पे लिखा था, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट डी, कभी कभार ना एमसीक्यू में उनको एक तरीके का आ रहा है पूछने का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। इफ यू आर प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट बी, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ राइस। तो अगर मैं पॉइंट बी पे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, पॉइंट बी का मतलब क्या है, पॉइंट बी का मतलब है कि आई एम प्रोड्यूसिंग 400 यूनिट्स ऑफ कॉटन एंड 180 यूनिट्स ऑफ राइस। अब सवाल ये है कि अगर मैं सिर्फ बी पे हूं, मैं मूवमेंट नहीं बता रहा, एक तो मूवमेंट मुझे समझ में आ गया हमें, व्हेनेवर वी विल मूव अलोंग द कर्व देयर विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, मूवमेंट जब भी होगी अलोंग द कर्व, इसको भी मैं साइड पे लिख देता हूं। whenever ever we will move along the curve, there will be opportunity cost. Whenever we will move along the curve, there will be opportunity cost. Okay, so this is the opportunity cost. अगर मैं ये बना रहा हूँ तो this is the opportunity cost. Okay. अच्छा फिर
दूसरी मैंने क्या बताई, वो ये सवाल पूछा मैंने, ये बता दे कोई। अगर मैं पॉइंट बी पे हूँ, और आई एम प्रोड्यूसिंग 400 यूनिट्स ऑफ कॉटन एंड 180 यूनिट्स ऑफ राइस, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ये देखो ना, ये मैंने लिखा हुआ है, इसका मैं आंसर जो है वो छुपा दूं। ठीक है जी, तो और समझ लें आप जरा सा। इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कोई? इफ यू आर प्रोड्यूसिंग एट वन पॉइंट बी, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ राइस? अगर मैं पॉइंट बी प्रोड्यूस कर रहा हूँ 400 of cotton and 180 of rice, then what is the opportunity cost of in terms of rice? जी, you बता सकते हैं? 120 units of rice. Why? 120 units of rice is the right answer, बिल्कुल ठीक है, but why? मैक्सिमम प्रोडक्शन से कंपेयर करेंगे which is 300. Exactly. 300 आप राइस बना सकते थे, मगर क्योंकि आपने मतलब you could have been at this point J for example, पॉइंट J पे होते तो 300 राइस बनती, लेकिन आपने कहा नहीं, मैं पॉइंट B पे हूँ, J से B पे गया बेसिकली, इसकी ये मूवमेंट हुई है। आपने कहा मैं J से B पे गया हूँ, तो मैं जो है वो 400 बना रहा हूँ कॉटन के, उसकी चक्कर में व्हाट एम आई सैक्रिफाइसिंग दिस 120 यूनिट्स ऑफ राइस। तो ये है बेसिकली, मैक्सिमम से कंपेयर कर लेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया तो आपको बेसिक समझ में आ गई पीपीसी की। नाउ यू आर ऑल सेट फॉर लर्निंग मोर। और पढ़ने में थोड़ा सा बीपीसी की बेसिक्स हो गई। ये सवाल अगर आपने नहीं किया तो प्लीज इसको कर लें, 5 रुपए का सवाल है, कई बार रिपीटेड सवाल है। हाउ डज द पीपीसी रिप्रेजेंट द कांसेप्ट ऑफ स्कार्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ये करके मुझे भेज दें वापस, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ये कर लें सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दिस इज समथिंग यू शुड नो। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, दुआ करें आपका भी आ जाए वापस, ताकि आप दोबारा कर लें। ठीक है, देन मूविंग ऑन। ओके, नाउ हमें पीपीसी को एंड करना है। मैंने सोचा था आज हो जाएगा, हो भी जाएगा मेरे ख्याल से। वी हैव 15 मिनट्स व्हिच इज एनफ आई थिंक। नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, कल थोड़ा बहुत 10-15 मिनट लेके हम खत्म कर देंगे। तो when we now know the basics of a PPC and how does a PPC represent the function of an economy, now we can move ahead and we basically can compare what if we want to produce more। क्योंकि इंसान कभी भी खुश नहीं होता। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई 4000 यूनिट आप बना रहे हैं दिन में, अगर मैं बोलूँ 1 लाख बनाने, तो आप बोलेंगे कैसे बनेगा, लेकिन आप सोचेंगे कैसे बनेगा। उसके लिए आप क्या सोचेंगे कि यार लेट्स इंक्रीज आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी, अपनी जो एबिलिटी टू प्रोड्यूस को बढ़ाएं। तो उस वो जब भी बढ़ेगी, देन देयर विल बी अ शिफ्ट इन पीपीसी। और ये शिफ्ट इन पीपीसी जो है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, यू आर हियर पीपीसी 1, ठीक है, एंड you want to produce more and you want to be at PPC 2, मतलब कि फॉर एग्जांपल पॉइंट के जो था अभी आपके पास, that was out of your reach given the current scenario, but you want to produce this ना, तो आपने कुछ ऐसा किया जिस वजह से your PPC shifted। now the point K which initially was out of your reach is now an inefficient point। point K is now easy to produce, you can produce this अगर आप PPC 2 पे आ जाए, P1 से P2 पे आ जाए, ठीक है। तो this point K which was initially out of your reach is now your inefficient point, ठीक है। तो how did this happen, कैसे हो सकता है? इकोनॉमी के साथ ऐसा हो सकता है? कैन अ PPC shift? Do you think it is possible, and if it is, how? Can we increase our production capacity? Can we increase our ability to produce? और हम अपनी जो भी आउटपुट हम दे रहे हैं, मैक्सिमम को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे? सर मशीन्स को यूज करें जो ह्यूमन लेबर से ज्यादा एफिशिएंट होती हैं। नहीं तो वो सारी यूज हो रही हैं। सर आर्टिफिशियल तरीके यूज करें। हाँ, आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल मेथड क्या होते हैं? प्लीज एनलाइटन अस, क्या होते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स? सर जैसे वो
there's वहाँ पे जो इंजीनियरिंग होती है ना एग्रीकल्चर नहीं में नहीं 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 देखो मैं क्या कह रहा हूँ, लिसन टू मी फर्स्ट। देखो मैं कह रहा हूँ कि यू विथ ऑल द रिसोर्सेज यू हैव, सबको काम पे लगा दें, 9 to 5 हर बंदा काम कर रहा है, ऑल लेबर इज एम्प्लॉयड, ऑल कैपिटल इज एम्प्लॉयड, सारा लैंड अवेलेबल है, सब यूज हो रहा है, उसके बावजूद द मैक्सिमम यू कैन प्रोड्यूस इज दिस, उससे आगे आप जा ही नहीं सकते। यू कैन नॉट प्रोड्यूस मोर देन दिस। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं उससे आगे जाना है, उससे आगे जाने के लिए there are only two things you can do, two possible things. Either you increase your resources मतलब कि आपके पास जो लेबर अवेलेबल है वो तो सारा काम कर रहा है, आपने बोला यार कि हमारे पास लेबर अब सारा काम पे लगा हुआ, वी नीड मोर लेबर, तो आपने अफगानिस्तान से बोला सेंड इन मोर लेबर, अफगानिस्तान ने अपने बंदे भेज दिए आपके पास काम करने के लिए, माइग्रेशन हो गई, माइग्रेशन हो गई। तो फॉर एग्जांपल चेंज इन रिसोर्सेस वुड बी द नंबर वन, कि आपके पास ज्यादा लोग आ गए काम करने के लिए, पाकिस्तानी तो सारे एम्प्लॉयड थे, अफगानिस्तान, चाइना, जापान, वबान, हर जगह से लोग आ रहे पाकिस्तान काम करने के लिए, तो फिर आपका लेबर बढ़ गया, नाउ यू कैन प्रोड्यूस मोर, योर कैपेसिटी, योर पोटेंशियल हैज इंक्रीज्ड एज एन इकोनॉमी। सिमिलरली क्या पता, हमने कहा कि सारा लैंड एम्प्लॉयड है, लेकिन वो लैंड एम्प्लॉयड है जो हमें पता है कि एग्जिस्ट करता है, हमें नहीं पता था कि यार कि अगर हम फॉर एग्जांपल कराची को खोदे तो नीचे तेल निकलेगा, और हमने किसी दिन खोद दिया और हमें तेल निकल गया, तो फिर वो हमारी जो लैंड है वो बढ़ गया, रिसोर्सेस, अगर हमें नया तेल मिल गया, नए तेल के कुएं मिल गए कराची के अंदर से, पीपीसी विल शिफ्ट बिकॉज नाउ यू कैन प्रोड्यूस मोर, नाउ यू हैव मोर रिसोर्सेस। मेक सेंस? सिमिलरली गोज फॉर एनीथिंग, कैपिटल, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, चेंज इन रिसोर्सेस, और ये इसी में लिंक्ड है, टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया? अच्छा नोटिस करें कि आई एम यूजिंग द वर्ड चेंज, मैं ये नहीं कह रहा इंक्रीज, क्योंकि व्हेन वी से चेंज, चेंज कैन बी बोथ साइडेड ना, चेंज तो दोनों तरीके से हो सकता है, चेंज का मतलब बढ़ना भी होता है, चेंज का मतलब कम भी होना होता है। अगर मैं बोलूं तुम बहुत चेंज हो गए हो, क्या मतलब है? अच्छे भी हो सकते हो, बुरे भी हो सकते हो, हाँ। तो यहाँ पे हमारा चेंज का मतलब है कि भाई इट कैन गो ऊपर एंड इट कैन गो नीचे, पीपीसी कैन शिफ्ट इनवर्ड आल्सो। कैसे इनवर्ड शिफ्ट करेगा? सेम लॉजिक, पाकिस्तान से लोग चले गए बाहर, आपके अपना लेबर कम हो गया, या फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता कोई जलजिला तूफान ऐसा आ गया जिसने आपकी सारी फसल बर्बाद कर दी, आपके तेल के कुएं ठंडे हो गए, और आपके जो रिसोर्सेज अवेलेबल थी वो खत्म हो गई, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। सही है ना? तो इसके अंदर अगर हम फर्दर जाएं तो फाइंडिंग न्यू रिसोर्सेज, फाइंडिंग न्यू ऑयल फील्ड, चलो मैं एक बड़ी एग्जांपल ले लेता हूँ, और इसके साथ मैं बोलूँ कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, वो उसका ऑपोजिट पॉइंट हो जाएगा। डिप्लीशन का मतलब पता है ना, अकाउंटिंग वालों को तो पता होगा, डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन एक ही चीज है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, दुनिया में तेल खत्म होता जा रहा है, ठीक है, मीठा पानी खत्म होता जा रहा है, तो हमें कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो एक ये चीज हो सकती है, फाइंडिंग न्यू ऑयल फील्ड्स या डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस विल चेंज, हाउएवर दिस विल चेंज योर पीपीसी, योर पोटेंशियल विल चेंज, या तो बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, सिमिलरली यू हमने माइग्रेशन की बात की, माइग्रेशन अगर लोग आ रहे हैं तो पीपीसी ऊपर शिफ्ट करेगा, लोग जा रहे हैं तो जो है ना, वो नॉर्मली मैं इसमें भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जो दूसरा पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। पहले पहला पॉइंट समझ में आ गया, रिसोर्सेस, रिसोर्स चेंज हो गए, बढ़ गए, कम हो गए, एंटरप्रेन्योर ज्यादा आ गया, पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर ज्यादा आ गए, तो भाई बढ़ जाएगा पीपीसी। ठीक है, योर एबिलिटी टू प्रोड्यूस विल राइज। यहाँ तक कोई मसला तो पूछ लें, क्लियर दो के लेके भेजें, हम आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया।
ठीक है, थैंक यू। एटलीस्ट जो लोग आए वो सुन रहे हैं, हाँ, कम से कम इसमें हम खुश हो सकते हैं कि जो आए वो सुन रहे हैं। लेट्स मूव अहेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि भाई ओके, दूसरा तरीका, या तो रिसोर्सेज चेंज हो जाए, आपकी बढ़ जाए, कम हो जाए। और अगर रिसोर्सेज चेंज नहीं हो रही और यू हैव टू डील विद द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, देन ऑब्वियसली यू हैव टू मेक देम बेटर और वर्स। So the second point is change in quality of resources. Quality of resources. अगर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनकी क्वांटिटी नहीं बढ़ सकती, तो लेट्स ट्राई इंप्रूविंग देयर क्वालिटी. और whenever we talk about the quality of a factor, we basically do not care कि उसके करेक्टर कैसा और नेचर कैसा है. हम उसको क्वालिटी नहीं बोलते, हम क्वालिटी वाला बंदा हमारे लिए नहीं है. We talk about the productivity. All we talk about is productivity. All we care about is productivity. Economics में we don't care about anything else. हमें फर्क नहीं पड़ता भाई कि वो उसकी क्वालिटी से मुराद कि वो बहुत नेक है, नमाजें पढ़ता है, अच्छा आदमी है, दाढ़ी रखी हुई है, हमें नहीं पता. हमें सिर्फ ये है कि भाई उसमें प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए. प्रोडक्टिविटी नहीं है तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है. ठीक है, तो फिर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, if we are talking about quality of resources, so we are talking about productivity. And how can we change the quality of resources? अगर मैं बोलूं कि यार हमने किसी एक फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो व्हाट वुड यू डू? बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट है मोस्ट ऑफ यू. व्हाट वुड यू डू? वी वांट टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द वर्कफोर्स. क्या करेंगे आप? एंड क्वालिटी का मतलब समझ में आ गया ना. उनको दीन नहीं सिखाना हमने, हम उनको प्रोडक्टिविटी सिखानी है सिर्फ. पर प्रोडक्टिविटी इज पार्ट ऑफ दीन. वैसे सर उनको मोटिवेट करेंगे. उनको मोटिवेट करेंगे. एक मिनट वेट करेगा, अभी 5 मिनट, इसके बाद तो नहीं कर. ओके, तो हाँ, मोटिवेट करेंगे. सही कह रहे हैं, मोटिवेट कर लें. और फिर क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग देंगे. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, मोटिवेशन ट्रेनिंग की जो ये सब है ना, नॉर्मली जो प्रोडक्टिविटी के ताल्लुकात, सबसे पहला वर्ड याद है ट्रेनिंग, और बहुत अच्छा वर्ड है. ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब करेंगे आप. उनको सिखाएं भाई कि हाउ कैन वी इम्प्रूव. सही है. और उस तरीके से आपका हो सकता है लेबर इम्प्रूव हो जाए. ठीक है. अच्छा, मोटिवेशन का वर्ड जो है नॉर्मली मैं वैसे तो यूज इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द होल इकोनॉमी ना, वैसे मेरा सवाल भी थोड़ा सा गलत था. आपका मोटिवेशन, द आंसर वाज राइट. अगर हम एक फर्म की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, तो वी विल टॉक अबाउट मोटिवेशन. ठीक है. अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि सारे पाकिस्तान के लेबर फोर्स को इम्प्रूव करना है, तो किस किस को घर जाके मोटिवेट करेंगे हम? मुश्किल हो जाएगा. सही है ना. मोटिवेशन नॉर्मली इज वेरी नीश ना, बहुत आपको वन ऑन वन आना पड़ेगा उसके साथ. लेकिन ठीक है, आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मोटिवेशन के मॉड्यूल डाल दें ताकि लोग एम्प्लॉयड थोड़े से सीखें. आप ट्रेनिंग पे काम करें, स्किल डेवलपमेंट पे काम करें. जो आपका लेबर बैठा हुआ है, काम नहीं करता, जो कि लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं है क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं है, उसको स्किल सिखाएं ताकि वो आगे बढ़े. फिर आपका पीपीसी, यू कैन प्रोड्यूस मोर, you will be producing, or at least your potential to produce more will increase. Potential मतलब what you can produce in the future will increase. ठीक हो गया. स्किल ट्रेनिंग. अच्छा, अगर हमें क्वालिटी ऑफ कैपिटल इंप्रूव करनी है, फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ कैपिटल अगर हमें इंप्रूव करनी है, तो हम क्या करेंगे? क्वालिटी ऑफ कैपिटल इंप्रूव करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, फॉर एग्जांपल, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी ना. इंप्रूव करें, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट डालें थोड़ी सी ना. और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट से मुराद वही है कि R&D का वर्ड आप इकोनॉमिक्स में कहीं भी यूज कर सकते हैं. जनरली कहीं भी तो नहीं वैसे, लेकिन आप कर सकते हैं. यार R&D का मसला है. R&D क्या होता है बेटा? कोई बता सकता है R&D क्या होता है? हमने सीखा, सुना था पहले शायद. R&D, ये दो वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेंगे बिजनेस के एनवायरनमेंट में. कौन सी कंपनी R&D पे खर्च कर रही है, कौन सा मुल्क R&D पे खर्च कर रहा है? जी, ये दो वर्ड्स जो है, क्या मतलब है इनका? रिसर्च एंड डेवलपमेंट. बेसिकली R&D से मुराद है, शॉर्ट फॉर्म है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ये एक पूरा ना सेक्शन है, मतलब एक, दिस इज बेसिकली, अब तो ये पूरा एक लाइन ऑफ स्टडी है. लोग पढ़ रहे हैं इसको, पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं और काम कर रहे हैं इस पे. तो और R&D कुछ कंपनी में तो बहुत ही क्रूशल है. फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर एग्जांपल, अगर वो रिसर्च में इन्वेस्ट ना ही करें तो वो नई बीमारियां, नई इलाज कैसे निकालेंगे? ठीक है.
तो दिस इज हाउ दे इन्वेस्ट. और R&D वगैरह आप खर्च करें एज एन इकोनॉमी, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग ऑन, इफ यू आर स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ योर वर्कफोर्स, ऑफ योर ओवरऑल factors of production, then obviously their quality will improve in the long run. ठीक है, तो this is basically how PPC shifts. PPC ऊपर शिफ्ट भी कर सकता है, नीचे शिफ्ट भी कर सकता है. ठीक हो गया. तो यहाँ तक हमने बात कर ली. दो मेन रीजन है, चेंज इन रिसोर्सेज या चेंज इन क्वालिटी. क्वालिटी का प्रोडक्टिविटी, एंड यू कैन टॉक अबाउट इट अलॉट. अगर सवाल है कि PPC शिफ्ट कैसे होता है 8 मार्क्स का, तो पूरा लिख सकते हैं, बता सकते हैं, मतलब क्या समझा सकते हैं. यहाँ तक क्लियर है तो ओके लिख के भेज दें. कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज पूछ लें. अब क्लास यहीं पे खत्म करेंगे. ट्रेनिंग प्रोग्राम था बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. ओके, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, थैंक यू. ओके ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. सो जाओ वापस जाके. ओके.